मयूरेश जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एंजल ब्रोकिंग के फंड मैनेजर। मयूरेश, टाइटन के परिणाम क्या कहेंगे? आफ्टरनून प्रदीप जी, आई थिंक अगर हम एक्सेप्शन जस्ट कर तकनीकी दिक्कत दिख रही है फिलहाल मयूरेश के पास, हम फिर से चलने की कोशिश करेंगे। सरविंद्र, तब तक टाइटन के चार्ट्स पर नजर डालिए। नहीं, बिल्कुल आई थिंक अपने पुराने हाइस के आसपास ट्रेड हो रहा है और लास्ट अगर देखें तो उसका एक रेजिस्टेंस क्लस्टर था 440 के आसपास, जहां पे वो 3 क्वार्टर आज से करीब तकरीबन 3-4 क्वार्टर पहले एक बार तीन क्वार्टर का क्लस्टर उसने 440 के आसपास बनाया है। तो अब जब तक डिसाइसिवली उसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं होता है तो ऐसा लगता है कि बेस्ट इस स्टॉक का प्रॉब्ली नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर्स के लिए आई थिंक मोर और लेस जितना बेस्ट इसका मूव होना था अभी जो इसने तकरीबन वापस 440 के आसपास इस अटेम्प्ट में भी किया है। तो मेरा मानना है कि जब तक 440 का डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं होता है, बेस्ट इज फैक्टर्ड इन। नीचे में स्टॉक करीब 370-360 तक स्लिप कर सकता है। 390 पे उसको एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है क्योंकि लास्ट वीक भी 390 के पास बाइंग आई थी, बट मेरा मानना है कि 350 से 360 के बीच में ये स्टॉक स्लिप डाउन कर सकता है। अगर ये 440 नेक्स्ट एक महीने में नहीं निकालेगा तो ये 350-360 की रेंज में जाके एक बार स्टेबलाइज होएगा। मयूरेश, आपकी एनालिसिस क्या कहती है टाइटन के नतीजों पर? मार्जिन्स उम्मीद से बेहतर है, इनफैक्ट हमारा अनुमान था 9% पर मार्जिन कंपनी पोस्ट करेगी, ये 10.5% के आसपास आया है फिगर। आफ्टरनून हर्षिता जी, आई थिंक मार्जिन्स डेफिनेटली बेटर हैं और उम्मीद से काफ़ी अच्छे आए हैं। और जो अगर एक्सेप्शनल आइटम को हम एडजस्ट करें तो बॉटम लाइन भी इतनी ख़राब नहीं लग रही है। तो ओनली प्रॉब्लम मुझे जो दिख रही है वो टॉप लाइन में है और ये समझना पड़ेगा मैनेजमेंट से कि वाज द रीज़न बिहाइंड दिस टॉप लाइन डी ग्रोथ। अगेन आई थिंक अगर हम एक FY17 का एक अनुमान लगाएं जो मैनेजमेंट इटसेल्फ ने कहा है लास्ट क्वार्टर में 20% की रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन्स प्रॉब्ली स्टेबलाइजिंग बिटवीन 9 and 10%, और कैसे पैन कार्ड इम्प्लीकेशंस वर्कआउट होंगे बिजनेस पे, स्पेसिफिकली ज्वेलरी बिजनेस में जो 2/3 रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करते हैं, देखना ज़रूरी होगा। वॉचेस सेगमेंट में भी जो प्रीमियमाइजेशन ग्रोथ है और जो कंपनी फॉलो कर रही है उसमें आई थिंक अच्छी बढ़त दिखी थी लास्ट क्वार्टर में। ये क्वार्टर में कैसे उसने रेवेन्यू पोस्ट किया और इबिट पोस्ट किया है ये देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल आई थिंक मैं कहूँगा आई थिंक ऑपरेशनली आई थिंक इबिटा मार्जिन काफ़ी अच्छी आई है, सेल्स गिरी है। तो आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू नोट कि मैनेजमेंट कमेंट्री क्या रहती है बोथ इन टर्म्स ऑफ पैन कार्ड रेगुलेशन एज वेल एज इज गोल्डन हार्वेस्ट स्कीम, जिसके फिगर्स मेरे हिसाब से FY17 में 1400 करोड़ के आसपास उन्होंने अनुमान लगाया था। वेदर दे स्टिक टू दिस फिगर्स एज वेल। ओके, तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि टाइटन ने अपने नुकसान की काफ़ी हद तक भरपाई की है, लेकिन पूरी रिकवरी होती हुई नज़र नहीं आ रही है अभी। काफ़ी हद तक संभलने की कोशिश यहाँ पर जारी है। तो ये हुई टाइटन की बात। अभी भी मेरे ख्याल में निफ्टी पर कॉल लेने में थोड़ा वक्त बाकी है, बाज़ार संभलने की कोशिश करता हुआ, लेकिन दुनिया के बाज़ारों पर एक नज़र डालनी चाहिए। और यहाँ पर मयूरेश, हम आपकी राय पहले लेना चाहेंगे, इसके पहले कि हम अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स के पास जाएं। अब देखिए, यूरोप इस वक्त नुकसान दिखा रहा है। 2 दिनों की भारी गिरावट के बाद, आज ज़्यादा गिरावट नहीं है लेकिन 2 दिनों की गिरावट के बाद रिकवरी नहीं है, ये बड़ी चिंता की बात है। अमेरिकी बाज़ार लगातार पिछले 1.5 हफ्ते से धीरे धीरे करके गिर रहे हैं और आज भी देखिए डाउ फ्यूचर्स थोड़े और नुकसान की ओर इशारा कर रहा है। ऐसे में क्या ये GST बिल की जो चर्चा चल रही है, मान लीजिए GST बिल पास भी हो गया, इस तरह के ग्लोबल माहौल में क्या ये मदद करेगा? अगेन प्रदीप जी, आई थिंक डोमेस्टिकली GST काफ़ी हद तक मार्केट ने जेस्टेट करके चला था और मान के चला था कि ये मॉनसून सेशन में पास होगा और इसके इम्प्लीकेशंस भी आई थिंक मार्केट्स कुछ हद तक जानता है कि इवन इफ इट्स इम्प्लीमेंटेड ऑन April 1, 2017, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो एंड यूजर इंडस्ट्रीज और कंपनीज और कॉर्पोरेट्स करेंगे उसमें आई थिंक रोल आउट होने में थोड़ा समय लगेगा। इसलिए जो बैक एंड बेनिफिट्स हैं ये थोड़े समय बाद ही आएंगे। सो आई थिंक वंस द GST इज क्लियर, इफ इट इज क्लियर टुडे, आई थिंक मार्केट्स, दो इट्स अ मॉन्यूमेंटल लेजिस्लेशन दैट विल गेट पास्ड, मार्केट शायद अपने स्ट्राइड में लेगा। नाउ द मार्केट्स विल लुक टू अदर फैक्टर्स। क्या अदर फैक्टर्स हो सकते हैं? आई थिंक Q1 नंबर्स हैव नॉट बीन ग्रेट सो फार, तो मुझे लगता है आई थिंक अर्निंग्स रिकवरी जो हम Q3 Q4 की बात कर रहे हैं मार्केट्स यही मान के चलेगा। ग्लोबल क्यूज जैसे आप राइटफुली कह रहे हैं, अगर ग्लोबल क्यूज वीक रहते हैं, वीक फुटिंग पे रहते हैं, अगर लिक्विडिटी भी सपोर्ट करती है, मेरे ख्याल से आई थिंक मार्केट्स थोड़े वीक फुटिंग पे ही रह सकते हैं, गोइंग इन टैंडम विद व्हाट द ग्लोबल क्यूज आर डूइंग। तो मेरे ख्याल से आई थिंक मार्केट्स एट बेस्ट शायद ऊपर के लेवल्स पे कंसोलिडेट हो सकता है। येस, आई थिंक एक पॉजिटिव सेंटिमेंट खबर होगी अगर GST पास होता है तो, बट अगर ग्लोबल क्यूज खराब होते हैं तो वी माइट एक्चुअली ऑल्सो ड्रिफ्ट लोअर। तो मेरे ख्याल से आई थिंक मार्केट्स माइट कंसोलिडेट, रेंज शायद बड़ी हो सकती है, बट अगेन आई थिंक कंसोलिडेशन मार्केट्स में शायद अगले 1 से 2 महीने में जारी रहेगी। क्योंकि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर वो GST अमेंडमेंट बिल पास होता है, क्लियर होता है तो थोड़ा सा अपटिक रहेगा। मयूरेश, पहले हमने देखा इस थीम पर काफी ज्यादा तेजी लोगों ने की है, चाहे वो लॉजिस्टिक्स हो या फिर दूसरे सेक्टर्स जिसमें फुटवेयर है, टाइल्स है, FMCG कंपनियां हैं, ऑटो कंपनियां, तो लिस्ट काफी लंबी है। क्या इस समय आपको कहीं पर भी मौका दिख रहा है
करेक्शन के बाद कोई ऐसे स्टॉक्स जो खरीदे जा सकते हैं इस जीएसटी थीम पर? हर्षिता जी, वापस आई थिंक जीएसटी थीम को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक काफी सेक्टर्स और स्टॉक्स प्रीएम्प्टिव रन कर चुके थे, एंड दैट इज अवर नेचर ऑफ आवर मार्केट्स. द मार्केट्स विल प्रीएम्प्ट व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन. लार्जली अगर हम देखें तो जो सेक्टर वैल्यूएशंस हैं, आई थिंक सेक्टर वैल्यूएशंस काफी पीक पे चल रहे हैं अलॉन्ग विद सेंसेक्स वैल्यूएशंस. तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मूव होगी, बट अगेन आई थिंक बैक एंडेड होंगे इसके एक्रीशन. तो क्लियरली अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो मुझे लगता है ऑटो सेक्टर कैन बेनिफिट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कैन बेनिफिट, एफएमसीजी कैन बेनिफिट, क्योंकि जो इफेक्टिव टैक्स रेट ओके हमारे साथ अब पी फणीशेखर जुड़ रहे हैं, फंड मैनेजर कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के. फणी, स्वागत है आपका. ये बताइए, जीएसटी बिल पास होने के बाद किस तरह की कॉल एनालिस्ट और फंड मैनेजर्स लेंगे मार्केट के ऊपर, सेक्टर्स के ऊपर, स्टॉक्स के ऊपर? हाय, गुड आफ्टरनून प्रदीप. मुझे लगता है कि जीएसटी बिल का मार्केट के साथ शॉर्ट टर्म में कोई संबंध नहीं रहने वाला नहीं है, एंड एट द सेम टाइम मीडियम टर्म में भी बहुत कुछ जीएसटी बिल का पास होना ऑलरेडी मार्केट प्राइसेस में इस समय फैक्टर्ड है. और इस वक्त जो हम मार्केट में मंदी का रुझान देख रहे हैं या नर्वसनेस देख रहे हैं, वो मुझे लगता है कि हमारी डोमेस्टिक फ्रंट से ना होकर के वो हम ग्लोबली जिस प्रकार की हम कमज़ोरी देख रहे हैं, खासकर यूरोप में, जापान में और यूएस में बॉन्ड यील्ड्स को लेके, उसके चलते हम यहाँ पे कमज़ोरी देख रहे हैं. अदरवाइज मुझे लगता है कि जीएसटी इज़ अ डन डील. मार्केट इस समय उसको ऑलरेडी फैक्टर करता है, और अगर वो पास भी हो जाता है तो उसका कोई खास इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है. ओके, तो आप कह रहे हैं कि फिलहाल इमीडिएट तौर पे बाजार को इस बात की चिंता नहीं होगी. मयूरेश, आईटीसी पे हम जिस तरह का दबाव देख रहे हैं, और ये चर्चा है कि शायद जीएसटी की वजह से इनके ऊपर टैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, एग्जिस्टिंग टैक्स भी रहे और नए टैक्स लगे. क्या आप भी ऐसा व्यू लेते हुए अपने मॉडल पोर्टफोलियो से इसको बाहर रखेंगे? गोइंग इनटू जीएसटी की जो सिन टैक्स की हम बात कर रहे हैं, इट कैन बी अ सब्सटेंशियल वन, एनीवेयर अमाउंटिंग टू अराउंड 40% अगर ये होता है तो येस आई थिंक एक डैम्पनर हो सकता है. बट अगेन आई थिंक एज आई एम पॉइंटिंग आउट टाइम एंड अगेन, पहले रेट्स डिसाइड होने दीजिए. लेट्स अज्यूम व्हाट इज गोइंग टू कम इन, व्हाट इज नॉट गोइंग टू कम इन, क्या टैक्सेस लगेंगे, अगर सिन टैक्स लगता भी है तो क्या रेट पे लगता है. तो मुझे लगता है इट्स काफ़ी प्रीएम्प्टिव होगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्रॉब्ली जज करना कि क्या टैक्सेशन पॉलिसीज स्पेसिफिकली आई थिंक लिकर या सिगरेट इंडस्ट्री फेस कर सकती है. तो लेट्स वेट एंड वॉच टिल द एक्चुअल रेट प्रॉब्ली कम्स आउट. ओके, तो लेकिन एक डेफिनेट गेम चेंजर रहेगा, और वो भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ आईटीसी पर या फिर पूरे इस तरह के बिजनेसेस पर, स्पेशली जो सिगरेट कंपनियां हैं उन पर दिखाई दे सकता है. आप देखिए दूसरे कौन से वीकर विकेट्स हैं आज के ट्रेड के. एनबीएफसीज में हमने देखा था पिछले 2-1.5 महीनों में काफी बढ़िया पैसे कमाए गए हैं, लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा बिकवाली का दबाव आता हुआ दिखाई दे रहा है. अब फनी, क्योंकि इन काउंटर्स में काफी ज्यादा तेजी हो गई है इसीलिए मुनाफा वसूली होती दिख रही है, या फिर बाजार को कुछ और पसंद आने लगा है इसीलिए हम सेक्टर रोटेशन देख रहे हैं? हर्षदा, आप एनबीएफसी और किस सेक्टर की बात कर रही हैं? प्राइमरली एनबीएफसीज. एनबीएफसी में देखिए एक अच्छी खासी हमने तेजी देखी है. मुझे ऐसा कुछ दिखता नहीं जिससे कि कमजोरी बाजार को विशेष का अंदेशा हो. हालांकि ये जरूर है कि जब आप एक इंटरमीडिएट हाई पे पहुंचते हैं और एक थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आप देखते हैं आजू बाजू, तो कहीं ना कहीं जहां पे आपने सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाया वो सबसे कम टाइम में जो एनबीएफसी स्पेस है, तो वहां पे नेचुरली एक प्रॉफिट बुकिंग आप देखेंगे. लेकिन साथ में ये भी ज़रूर होगा कि लोअर लेवल्स पे बाइंग ज़रूर आएगी एनबीएफसी में, क्योंकि अभी इस समय के मार्केट में सबसे अगर कोई स्ट्रॉन्ग सेक्टर है बोथ फ्रॉम अ ग्रोथ एंड वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव तो वो एनबीएफसी सेक्टर है. तो मुझे यहाँ पे कुछ विशेष परेशानी नहीं हो रही. ओके, तो ये कॉल फिलहाल आपके लिए आती हुई. हमारे साथ अब हमारे एक और एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, सुमित दत्ता मजुमदार, पूर्व चेयरमैन सीबीईसी के. मिस्टर मजुमदार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर. जीएसटी बिल पर फाइनली चर्चा शुरू हो चुकी है. हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि काफ़ी वक्त की, काफ़ी मशक्क़त के बाद अब ये जो फाइनली बिल आ रहा है, क्या आपको लगता है कि सारी चिंताएं इससे दूर हो गई हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने से कंज्यूमर को, टैक्स पेयर को, छोटे कारोबारियों को तकलीफ पेश नहीं आएगी?
हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो फिलहाल जो कंडीशन है, हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अपना डेमोक्रेसी का जो उसको मानते हुए राज्य और केंद्र का समझौता करके जो आ रहा है, बहुत ही अच्छा बिल आ रहा है। और एक बात मैं पहले ही सबको बताना चाहता हूँ, मैं काफ़ी स्टडी किया इंटरनेशनल जीएसटी को। कोई जीएसटी थ्योरी का मुताबिक आइडियल परफेक्ट नहीं है कोई कंट्री में। हमारा कंट्री में जो आ रहा है, देश में जो आ रहा है, ये सबसे अच्छा आ रहा है। ये मेरा कन्विक्शन है। और उसमें कंज्यूमर का बहुत फ़ायदा होगा। पहले फ़ायदा ये है कि चीज़ों का कीमत कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। एंड उसमें जो कॉमन मार्केट, एक ही मार्केट पूरा हिंदुस्तान में, हमारा एक देश एक मार्केट, ये जरूर हो जाएगा, क्योंकि कोई एंट्री टैक्स नहीं रहेगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में कोई बैरियर नहीं रहेगा। और टेक्नोलॉजी का जरिए से जो कलेक्शन होगा उसमें कंप्लायंस कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा। और अभी जो है कम से कम 12-14 जो टैक्सेस है, ये सारे एक इकट्ठा जब हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका कंप्लायंस कॉस्ट कम हो जाएगा। एंड सब मिला के मेन जो ये है सबके लिए बातें हम सुन रहे हैं। अभी संसद में भी जेटली साहब ने और चिदम्बरम साहब ने यही बातें कही। भूपेंद्र यादव इस वक्त बोल रहे हैं वहां पे, अभी बीजेपी के एमपी। लेकिन सवाल यह है कि सरकार ये भी नहीं चाहती कि उनकी आमदनी किसी तरह से कम हो। सारे राज्य इस बात को लेकर काफी चिंतित थे, और जब ये एश्योरेंस मिल गया केंद्र से कि आपकी आमदनी कम नहीं होने दी जाएगी, हुई तो हम यानी केंद्र भरपाई करेगा, तो जाहिर है कि रेट इस तरह से रखा जाएगा कि बहुत ड्रामेटिकली भी बर्डन कम नहीं होगा। और यहाँ से नहीं तो वहाँ से आएगा, क्योंकि सरकार को तो टैक्स लेना ही लेना है। तो दरअसल क्या लोगों के ऊपर बोझ कम होगा जैसे कहा जा रहा है? जरूर, मैं ये बताना चाहता था कि अभी जो जीएसटी में टैक्स बेस बहुत बड़ा हो जाएगा, वाइड टैक्स बेस हो जाएगा, तो टैक्स रेट लो हो जाएगा, रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा होगा, टैक्स बाउंसी ज्यादा होगा। अभी जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो बहुत कम है, मेरे हिसाब से ये बढ़ जाएगा जब जीएसटी आएंगे। एंड इसका कारण मैं बता दिया, 2-3 तो अभी फिलहाल बोल दिया। और भी जो बड़ा ये है कि इक्विटी जो है एक जीएसटी में, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जो राज्यों में अभी इंडस्ट्री नहीं है लेकिन कंजम्पशन ज्यादा है, उन लोगों के पास स्टेट शेयर ऑफ जीएसटी जाएंगे। तो उन लोगों का प्रगति के लिए वो जो पैसा एक्स्ट्रा जो मिलेगा, उन लोगों ने डेवलपमेंट ज्यादा करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर, तब इंडस्ट्री, वहां भी इंडस्ट्री बढ़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि जहां पे ले लीजिए गुजरात से इंडस्ट्री बिहार चला जाएगा, ऐसा नहीं, नया इंडस्ट्री आएगा। अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अभी बहुत कम है, 12% है, वो बढ़ाना चाहिए, वो बढ़ेगा। क्योंकि सब जगह में अभी जब फंडामेंटल जब इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर अवेलेबल होगा उस राज्य में, तो इसमें एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। तो इस सब मिला के मैं मानता हूँ जीएसटी सबके लिए भला है, सब राज्य के लिए भला है, केंद्र के लिए भला है। एंड अब मेरा जो कहना है, 5 साल के लिए तो कंपेंसेशन केंद्रीय सरकार ने मान लिया। मेरे कहने का बात यह है कि 5 साल लेने का जरूरत नहीं होगा। टैक्स बाउंसी इतना होगा 3-4 साल में ही कोई लॉस नहीं होगा, ये मेरा उम्मीद है जीएसटी से। मौजूदा साहब, ये जो आपने एक एस्टिमेट दिया, बहुत ही अच्छी खबर आपने बताई हमें, ये आपका भरोसा है इस बात पे। तो आपने क्या जीएसटी रेट एज्यूम किया है इस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए? देखिए सर, इंटरनेशनली जीएसटी रेट वेरी करता है 16% to 20% से तक। जैसे कि यूके में 20% है, वैट कहते हैं 20%, 5%। फ्रांस में 5 रेट है, 20, 10, 7.5, 6, ऐसा करके लोएस्ट इज 2.5। तो मैं अपना डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यन कमेटी रिपोर्ट ने बताया कि स्टैंडर्ड रेट 18% होगी एंड रिड्यूस्ड रेट 12% होगी। तो ये अभी तय करेगा जीएसटी काउंसिल, क्योंकि इमीडिएटली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जब पास हो जाएगा उसके बाद जीएसटी काउंसिल आ जाएगा, इन लोगों ने तय करेगा क्या रेट होगा। तो मेरे ख्याल में, क्योंकि एक रफ एस्टिमेट जो बहुत पहले हम 2009-10 में किया था, उसमें जो एक रफ एस्टिमेट मैं कह रहा हूं, उसमें अभी फिलहाल जो एग्जिस्टिंग टैक्सेस है इसका ऊपर सारे मिला के एग्रीगेट एवरेज ये लगभग 28% तक आता है। तो अभी जीएसटी का रेट अगर 20% तक, 20% तक भी जाए तो ये भी कम होगा। जो वर्तमान में जो हमें तो ये इसे को महसूस नहीं होता है कि ये जो सूट है, ये सूट का ऊपर एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, लग्जरी टैक्स है, एंट्री टैक्स है, सो बहुत सारे ये है। तो ये सब करके जो टैक्स कम हो जाएगा, लेकिन
टैक्स बेस बढ़ जाएगा, इसके लिए रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि टैक्स रेट 18% स्टैंडर्ड रेट अरविंद सुब्रमण्यन कमेटी ने बोला है, बट अगर जीएसटी काउंसिल 20 तक 20 तक भी जाए उसके लिए कोई खराब कुछ नहीं है, वो ठीक ही रहेगा। ओके, 20% तक भी अगर रेट रहता है जीएसटी का तो आपको लगता है इससे इंडस्ट्री को फायदा ही होगा। इस हिसाब से आपने ये कैलकुलेशन लगाया है, तो हम उम्मीद करेंगे कि वाकई आपकी उम्मीद के मुताबिक ही रेवेन्यू बॉयंसी दिखे और कोई दिक्कत ना नजर आए केंद्र सरकार या राज्य सरकार को। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मजूमदार आपका हमारे लिए समय निकालने के लिए। बाजार इस वक्त अब आखिरी मिनटों की तरफ बढ़ते हुए आखिरी प्रदीप, इस बीच 300 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कट आता हुआ और निफ्टी जो है 8543 पर आ गया। आपको याद होगा 3 बजे के आसपास यहाँ पर 8580 के आसपास लेवल्स देखने को मिले थे और पिछले 12 मिनटों में 40 पॉइंट और गवा दिए हैं मार्केट ने ऊपरी लेवल से। टाटा मोटर्स, भेल, आईटीसी ये टॉप लूजर्स है इस समय के। मारुति में भी हम देख रहे हैं गहरी मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह का सेल ऑफ इन ऑटो कंपनियों में देखने को मिला है, मयूरेश कोई बड़ा ट्रिगर आपके सामने है? नहीं हर्षदा जी, आई थिंक वापस वही क्लासिकल आर्ग्यूमेंट है कि स्टॉक्स इतने चल गए थे कि अगर हम ट्रेलिंग एवरेजेस देखें तो कहीं ना कहीं आई थिंक वैल्यूएशंस महंगे हो गए थे। 2 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, एमएचसी भी जो प्रोवाइड करते हैं, उसको आई थिंक टू अ सर्टन एक्सटेंट मार्केट फॉल के साथ आई थिंक ऑटो कंपनियों की जो एक गिरावट हम देख रहे हैं प्रॉब्ली आई थिंक रीएडजस्ट कर रहे हैं। एंड अगेन आई थिंक इट्स लार्जली नोन कि अगर जीएसटी आता भी है तो ऑटो कंपनियों को फायदा हो सकता है इन द इफेक्ट दैट इफेक्टिव टैक्स विल कम डाउन। बट लार्जली मेरे ख्याल से आई थिंक स्टॉक्स हैड मूव्ड अप सब्सटेंशियली। तो अगर हम मार्केट के साथ एक करेक्शन को जोड़े, कोरिलेट करें तो आई थिंक इट इज़ अ हेल्दी करेक्शन इन ऑटो शेयर्स। ओके, लेकिन देखिए जो गिरावट आई है बड़े वॉल्यूम के साथ 2 स्टॉक्स पर नजर रखिए। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पिछले 10 से 15 मिनट में 2.5% टूटा है, अब 6% का नुकसान है। गति भी देखिए करीब 2.5% टूटा है पिछले 10 मिनट में और अब यहाँ पे 4 से 4.5% का नुकसान है। दोनों ही काउंटर्स पे पिछले 10 दिनों में काफ़ी वॉल्यूम हुआ है, लेकिन उस बड़े वॉल्यूम के ऊपर भी आज दुगना वॉल्यूम अब तक हमने आते हुए देखा है। तो ऐसा लगता है कि सेल ऑन न्यूज़ वाली बात यहाँ पे चल रही है। फणी, आपको क्या लगता है लॉजिस्टिक सेक्टर क्या पूरी तरह से जीएसटी फैक्टर इन कर चुके हैं और अब आप यहाँ से निकलने की राय देंगे? प्रदीप जी, मेरे ख्याल लॉजिस्टिक सेक्टर को अगर आप देखें तो पिछले 2013 से मेरे ख्याल चल रहा है ये, और ये बहुत हद तक जीएसटी इसके अंदर फैक्टर्ड है। इनफैक्ट इसकी शुरुआत ही जीएसटी को लेकर के हुई थी। तो इस समय क्लियरली जो है जिस प्रकार के अर्निंग्स ग्रोथ की उम्मीद है इस सेक्टर से और जो प्रकार से वैल्यूएशन है, तो कहीं पे भी कोई तालमेल नहीं है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो ऐसा जब होता है तो जब भी कोई मार्केट में गिरावट आती है तो ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स उससे ज़्यादा तेज़ गिरते हैं और मुझे लगता है वही आप लॉजिस्टिक्स के अंदर देख रहे हैं। तो यहाँ लॉजिस्टिक कंपनियों के बुरे हाल और गति और स्नोमैन सबसे ज़्यादा मार खाते हुए पिछले आधे घंटे में यहाँ पर 2-2.5% की गिरावट बढ़ चुकी है। इस बीच बारी है बीटीएसटी कॉल की। क्या सुझाया जा रहा है हमारे जानकारों की ओर से, स्क्रीन पर लेकर आएंगे। किरण जाधव की राय सबसे पहले। किरण ने इनफैक्ट 2 स्टॉक्स चुने हैं। पहला बाय कॉल है एशियन पेंट्स, 1180 का टारगेट, स्टॉप लॉस 1130 पर लगाए, ये इनका मानना है। साथ ही आईजीएल में भी खरीदारी करके चले, 666 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस इस ट्रेड में 647 पर लगाने की सलाह। मानस जायसवाल.com के मानस जायसवाल बीटीएसटी के तौर पे कौन से स्टॉक चुन रहे हैं? गोदरेज पे सेल कॉल दी है इन्होंने, स्टॉप लॉस 420, टारगेट 400 पे। यूनियन बैंक पर बाई कॉल दी है, स्टॉप लॉस 125 रुपए और टारगेट 137 के रखने की राय है। सर्वेंद्र, आपके बीटीएसटी या एसटीबीटी? बिल्कुल प्रदीप जी, 2 ट्रेड्स एज यूजुअल। फर्स्ट वन बीटीएसटी ऑन भारती एयरटेल, बाय करें, टारगेट 364, स्टॉप लॉस रखें उस पर एक 355.90 का। दूसरा है एसटीबीटी है, सेल ऑन अपोलो टायर्स, सारे कैश के लेवल्स हैं, सो टारगेट 153 और इस पर एक स्टॉप लॉस रखें 160 रुपए 10 पैसे पे। ये 2 पिक्स सर्वेंद्र की, लेकिन संदीप आप क्या सुझा रहे हैं, क्या ट्रेड लिया जाए, बीटीएसटी या एसटीबीटी? हर्षदा, मेरे दोनों एसटीबीटी रहेंगे, मैं दोनों सेल के साथ जाऊंगा। पहला होगा सेल इन एचडीआईएल, स्टॉप लॉस 96.30, टारगेट 90। दूसरा होगा सेल इन बीएचईएल, स्टॉप लॉस 136, टारगेट 127। ओके, तो ये कॉल आते हुए फिलहाल संदीप की ओर से। तो ये 8 ऐसे स्टॉक हैं जिन पर आज आप अभी दाव लगा सकते हैं और अच्छे मुनाफे की उम्मीद कर सकते हैं। बाजार में इस बीच अगर आप नजर डालें 8530 का आंकड़ा अब निफ्टी पे आता हुआ दिखाई दे रहा है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स मेरे ख्याल से टेक्निकली होंगे जो इस वक्त निफ्टी टेस्ट कर रहा है। संदीप, क्या कहते हैं आप?
प्रदीप, मैंने तो सेल की राय पहले ही दी थी। इनफैक्ट मैं कल से सेल मोड में हूँ और मुझे लगता है अगर आप निफ्टी अगस्त फ्यूचर्स की बात करें तो 8500 एक सपोर्ट लेवल है जो मुझे लगता है टेस्ट होना चाहिए, जो कि यहाँ से भी 70 पॉइंट नीचे है, तो मैं वो लेवल्स वॉच करूंगा और उसके पहले मुझे नहीं लगता है ये फॉल रुकेगा। ओके, तो फिलहाल हम देख रहे हैं गिरावट का रुख बाजार में जारी है, लेकिन ऐसे मार्केट में भी अगर आप देखें कहाँ पे किन स्टॉक्स पे आखिरी मिनटों में खरीदारी देखी जा रही है, तो डेल्टा कॉर्प का स्टॉक आप देख सकते हैं जिसने नया हाई बनाया है आज के दिन। अब तक करीबन 6 से 7 गुना वॉल्यूम हो चुका है। आखिरी मिनटों में जाते जाते भी खरीदारी का ही रुख है। यहाँ पे दिन के हाइस के काफ़ी करीब ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक नज़र आ रहा है। मयूरेश, आपका कोई व्यू है इस पर? नहीं प्रदीप, अनफॉर्चुनेटली मैं ट्रैक नहीं करता। ओके, सर्वेंद्र, आप क्या राय देंगे? डेल्टा कॉर्प अब क्लियरली आई थिंक लास्ट 2-4 सेशन से इसमें क्लियरली वॉल्यूम लेट ब्रेकआउट है, डिलीवरीज भी इसमें काफ़ी उठ रही हैं, तो इस पे हमारा एक लॉन्ग ट्रेड था, हमारे कंपनी में भी लॉन्ग ट्रेड था इसके ऊपर जो हमने अनवाइंड कर दिया है। सो मेरा मानना है कि 114 115 जैसे लेवल्स ये वापस अचीव कर सकता है, बट उसके बियॉन्ड अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। लेकिन एक स्टॉक जिसमें हमने देखा है काफी रफ्तार देखने को मिली है डेल्टा कॉर्प के अलावा, वो है HCL टेक, और बाकी खराब आईटी कंपनियों के प्रदर्शन के बाद यहाँ पर थोड़ा सा परफॉर्मेंस बेहतर दिखाई दे रहा है। हालांकि कंपनी ने 11 to 13% का रेवेन्यू गाइडेंस दिया है कमिंग क्वार्टर के लिए। फनी, क्या ये फेदर इन द कैप रह सकता है टेक कंपनीज के लिए? क्योंकि पिछले कई क्वार्टर्स में HCL टेक का प्रदर्शन बहुत ही फीका था। ये शायद उस वॉल्वो एक्विजिशन के चलते ही हुआ है, लेकिन इस समय बाकी टेक कंपनियों के सामने क्या ये एक प्रेफर्ड कैंडिडेट रह सकता है पोर्टफोलियो में? जी बिल्कुल, डिस्क्लोजर ये होगा कि इसको हम अपने पोर्टफोलियोज में होल्ड करते हैं। आपने जैसा सही कहा कि पिछले 2-3 क्वार्टर्स में प्रदर्शन फीका था, लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस रीअलाइनमेंट हो रहा था। इन्होंने उसके पहले अगर आप 3 साल देखें तो बहुत तेजी से ग्रो किया, 2 टाइम्स इंडस्ट्री एवरेज उन्होंने ग्रो किया है, तो कहीं ना कहीं 2-3 क्वार्टर बीच में जो है बड़े साधारण से होते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वैल्यूएशन के अगर आप लिहाज से देखें तो HCL टेक इस समय भी आज की रैली के बाद भी करीब 13 टाइम्स ट्रेलिंग पे चल रहा है, 13-14 टाइम्स ट्रेलिंग पे चल रहा है, और अगले साल पे करीब 12.5 टाइम पे चल रहा है, जो बहुत सस्ता है। तो यहाँ से भी अगर आप 15 से 20% की तेजी जो है आराम से HCL टेक के अंदर हो सकती है, तो कहीं ना कहीं फ्रंट लाइन टेक्नोलॉजी के अंदर ये टॉप पिक होना चाहिए। ओके, इस बीच कुछ ऐसे स्टॉक्स पर अगर आप नज़र डालें जहां काफ़ी तेज़ी से गिरावट आई है, तो इंडिया बुल्स रियल आपको दिखाई देगा। करीब 12-13 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं पिछले कुछ मिनटों में। दिन के पूरे ट्रेड का करीब 15 से 20% ही है और बड़े वॉल्यूम के साथ गिर रहा है। सर्वेंद्र, क्या मंदी की राय देंगे? प्रदीप जी, स्टॉक कौन सा बोला आपने? रियल एस्टेट। फुल रियल एस्टेट, राइट? जी, आई थिंक स्टॉक क्लियरली एक कंसोलिडेशन रेंज में है, और जो पैटर्न्स जो बन रहे हैं आई थिंक मोर कंसोलिडेशन पैटर्न्स बन रहे हैं। सो मेरा मानना ये है कि इस फॉल में जो इसका होना था करीब 84 जैसे जो लेवल्स आए, आई थिंक शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स हैं यहाँ पे, तो मैं तो यहाँ से कहीं नेक्स्ट 3-4% और अगर डिप आता है तो लेके ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज ओवरऑल सेटअप्स इसके अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर है, करंटली अपने मीडियम टर्म प्राइस एरियाज के आसपास ट्रेड हो रहा है, बट मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म लेवल्स को होल्ड करेगा और ऊपर का एक लेग इसमें एक पेंडिंग है। इस बीच बाजार में जो गिरावट है, मिड कैप्स के बहुत बुरे हाल सुबह से ही थे और अब 270 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। रियल्टी काउंटर्स, लॉजिस्टिक्स कंपनियां, कुछ NBFC स्टॉक्स, साथ ही आप देखिए ऑटो एंसिलरीज, ये कुछ पॉकेट्स रहे हैं जहां पर काफी तेजी बनती हुई दिखाई दी थी। फनी कंस्ट्रिंग, काफी लोगों ने पिछले 6 महीनों में मिड कैप्स में काफी पैसा बनाया है स्टॉक स्पेसिफिकली। क्या आपको लग रहा है ये एक डीपर करेक्टिव मोड में जा सकता है सेक्टर? जी, अगर लार्ज कैप्स में 7 से 10% की अगर करेक्शन होगा तो मिड कैप में 15% के ऊपर होगा, और पैसा जितना जहां तेजी से बना है वहां डीपर करेक्शन मोड में जा ही सकता है। खासकर ऐसे सेक्टर्स जो कमोडिटी से या हाई बीटा या बीटन डाउन सेक्टर्स जैसे रियल एस्टेट से लिंक्ड हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी सलाह यही इन्वेस्टर्स को रही है कि लगातार पिछली अभी जो रैली हम देख रहे हैं, अभी भी इसको करेक्शन नहीं कहा जा सकता, इसकी शुरुआत हुई नहीं है। इस रैली के अंदर आप वीकर स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में से निकालें, वही सलाह अभी भी बरकरार है। ओके, फोर्टिस हेल्थकेयर एक स्टॉक जो कि आज करीब हफ्ते भर के वॉल्यूम इसमें हमने देखे हैं और 6.5% ऊपर दिन के हाईस पे ही क्लोजिंग की तैयारी दिखा रहा है। मयूरेश, आपका क्या कॉल है? तो
फोर्टिस आई थिंक प्रदीप जी, आई थिंक ऑपरेशनली आई थिंक इट्स इंप्रूविंग इट्स एफिशिएंसीज। अगर हम एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड देखें और एक कंपैरिजन चार्ट चेक लाएं बिटवीन फोर्टिस, अपोलो, नारायण रुद्रालय, आई थिंक राइट अप ऑन द स्टैक फोर्टिस हेल्थ केयर आता है। दूसरी बात आई थिंक जैसे इन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट फ्यू क्वार्टर्स अपने डेट लेवल्स कम किए हैं, कहीं ना कहीं वो एफिशिएंसीज बैलेंस शीट में आ रही है। द नंबर ऑफ बेड्स that they are intending to improve or add on, आई थिंक उसमें एक अच्छी खासी एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है ऑन द हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। सो जनरली आई थिंक इस सेक्टर पे मैं काफ़ी बुलिश रहूँगा, क्योंकि आई थिंक इंडिया इज़ इन डायर नीड्स ऑफ मोर बेड्स बीइंग पुट इन। जो केपेक्स लगता है और जो ओपेक्स लगता है, आई थिंक शायद नए हॉस्पिटल्स का आई थिंक समय लगता है प्रॉब्ली टू गेट दैट मनी बैक, बट जनरली आई थिंक जो ओल्ड बेड्स होते हैं और अगर हम एक ब्लेंडेड रियलाइजेशन देखें तो कैश फ्लोज काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो मेरे ख्याल से आई थिंक विद मेडिकल टूरिज्म ऑन द राइज और जैसे बिजनेस ग्रो होगा विद पेशेंट्स कमिंग अब्रॉड फॉर ट्रीटमेंट इन इंडिया, फास्टर टर्नओवर हैपनिंग स्पेसिफिकली ऑन द डोमेस्टिक बिजनेस, मेरे ख्याल से आई थिंक हॉस्पिटैलिटी बिजनेस या हेल्थ केयर बिजनेस आई थिंक विल बी एक्सट्रीमली एफिशिएंट गोइंग फॉरवर्ड। कैश फ्लोज थोड़े कंस्ट्रेंट रह सकते हैं बिकॉज ऑफ न्यू हॉस्पिटल्स कमिंग इन, अगर लंबे समय का कॉल ले तो मेरे ख्याल से आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक ऑन द सेक्टर एज अ होल। फार्मा कंपनियों में आज हम देख रहे हैं एक अच्छा खासा एक्शन बनता दिखाई दे रहा है। सिप्ला, सन फार्मा, लुपिन, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। संदीप, सिप्ला इस साल में अगर आप कंपैरेटिव देखें ईयर टू डेट लगभग 20% फिसला है। करंट लेवल्स पर क्या यहां पर एक बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है चार्ट्स में? क्या आपको लग रहा है ये तेजी शायद अब पिकअप करेगी? अर्शदा, मैं सिप्ला में 545 को ब्रेक करने की वेट करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है 10 रुपए के लिए मूव मुझे नहीं पकड़नी है। जब तक ये 540-45 ब्रेक नहीं करता है, वीकली पैटर्न अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो यस देयर विल बी। लुपिन में मुझे स्ट्रेंथ लग रही है, सन फार्मा में स्ट्रेंथ लग रही है, बट सिप्ला में मुझे इतनी स्ट्रेंथ नहीं लग रही है। ओके, तभी आप देखिए एनबीएफसी सेगमेंट में अगर आप नज़र डालें, बजाज फाइनेंस लगातार दूसरे दिन आज कमज़ोर होता हुआ और ऊपरी स्तरों से अगर आप देखें 11,800 के आसपास तक के हमने लेवल देखे थे, तो कम से कम 20% के आसपास का करेक्शन अब होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसके अलावा भी आप देख सकते हैं, हमने उज्जीवन की बात की थी, लेकिन दूसरे जो एनबीएफसीज हैं, मनप्पुरम जनरल आप देखिए मिसाल के तौर पे करीब 5% नीचे आता हुआ इस वक्त आपको दिखाई देगा। फनी, इस पूरे सेगमेंट पे आपकी क्या राय है? ये सारे जो एनबीएफसीज हैं ये बैंकों के, प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले भी बहुत ऊंचे वैल्यूएशन पे चल रहे हैं, क्या आप इनमें से निकलने की राय देते हैं? जी नहीं, मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी मजबूत हैं और बड़े अरसे के बाद, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 3 या 4 साल के बाद एक रियल रिवाइवल इन कंजम्पशन की बात हो रही है। अब तक क्या होता था कि 2014 में भी जो रैली देखी वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन पे बिल्ट इन थी, जो 2015 में पूरी नहीं हुई। लेकिन इस समय हम जो है अच्छे मॉनसून, पे कमीशन अवार्ड्स के चलते और जनरल रिवाइवल इन इकोनॉमी के चलते ज़्यादा मजबूत चांसेस है कि एक्चुअल कंजम्पशन में रिवाइवल हो, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसीज हो, चाहे व्हीकल फाइनेंस के हो, चाहे गोल्ड लोन वाले हो और माइक्रो फाइनेंस वाले, ये सारे जो है जो कंजम्पशन पे आधारित हैं ये सब अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चूंकि ग्रोथ अभी भी स्ट्रांग है तो वैल्यूएशन पे इस समय सवाल नहीं होगा और यहाँ से भी जो है अच्छी खासी बढ़त ये दिखा सकते हैं। तो शायद अपॉर्चुनिटी है इन स्टॉक्स में आगे और बढ़त की, लेकिन इस समय हिम्मत नहीं हो रही है लोगों की पोजीशंस लेने की। इन काउंटर में ज़्यादा मुनाफा वसूली पर ही जोर है। चार्ट्स पर अगर आप चोला मंडलम और मनप्पुरम जनरल फाइनेंस संदीप हमारे लिए जज कर पाए, क्या स्थिति दिख रही है? हर्षदा, ऊपर में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो दिख रहा है, लेकिन वीकली चार्ट्स, मंथली चार्ट्स अभी भी पॉजिटिव है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको ये बेच के निकल जाना चाहिए। हाँ, अगर आप काफ़ी नीचे में लिए हुए हैं, क्योंकि मनप्पुरम हमने लगभग 30 के आसपास हमारे सेटअप में बाय आया था, तो इन दैट सेंस प्रॉफिट बिल्कुल बुक कर सकते हैं। ऊपर में हल्की सी करेक्शन मिल सकती है, बट पैटर्न, मंथली पैटर्न अभी भी पॉजिटिव है, नीचे में लेने की सलाह होगी। मयूरेश, आपकी राय लेना चाहेंगे इन छोटी स्टील, एलॉय और स्पेशलाइज्ड कंपनीज पे? कल्याणी स्टील और टाटा मेटालिक्स, इन दोनों स्टॉक्स पे आप देखिए ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ तेज़ी है। कल्याणी 12-13% ऊपर है नए 52 वीक हाई पे, और टाटा मेटालिक्स 6% ऊपर है। सरकार प्रोटेक्शन देने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन क्या यही वाकई बड़े बेनिफिशियरीज हैं जिन पे ट्रेडर्स को नज़र रखनी चाहिए?
हो सकता है प्रदीप जी, और जैसे कल्याणी ने नंबर्स दिए थे, आई थिंक शायद स्टॉक रिएक्ट कर रहा है, बट मैं एक पहली बात तो क्लोजली ट्रैक नहीं करता, और दूसरा आई थिंक अगर हम ये पूरी इंडस्ट्री को देखें तो शायद आई थिंक इट इज़ मूविंग मोर इन टर्म्स ऑफ व्हाट दी सेफगार्ड ड्यूटीज हैज़ बीन गॉट बाय द गवर्नमेंट। दूसरी बात ये देखनी बहुत ज़रूरी होगी कि क्या एक्चुअल डिमांड रिवाइवल सिस्टम में वाकई में आ चुका है। इफ दिस फैक्टर्स आर प्रॉब्ली प्लेइंग इनटू अकाउंट, आई थिंक देन द मार्केट्स विल प्रॉब्ली अज्यूम कि सरकार को आई थिंक सेफगार्ड ड्यूटीज लाने की और लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा आई थिंक जो एक ग्लोबल सिचुएशन होता है स्पेसिफिकली कमोडिटीज को लेके, आई थिंक उसकी भी एक नज़र रखनी चाहिए। तो आई थिंक देयर आर टू मेनी फैक्टर्स और सम ऑफ टोटल पार्ट्स दैट आर मूविंग अराउंड, और ये सारे ट्रैक करना एंड अगेन ऑन द नंबर्स पार्ट स्टैंड अलोन बेसिस पे कैसे ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बढ़ रही है शायद डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन अ नटशेल प्रॉब्ली आई थिंक आई विल नॉट बी गोइंग अराउंड दीज स्टॉक्स। ओके, इस बीच आपको एक छोटा सा अपडेट दे देते हैं। AIADMK ने कहा है कि वो GST कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का पुरजोर विरोध करते हैं। तो AIADMK इस अमेंडमेंट के खिलाफ हैं और समाजवादी पार्टी ने दूसरी तरफ इसका समर्थन करने की बात कही है। तो ये इक्वेशन से एक के बाद एक पत्ते सारी पार्टियां खोलेंगी और ये एक डेवलपमेंट होगा जिस पर हम नजरें बनाए रखेंगे। लेकिन इस बीच दूसरी कंपनियां जो बाजार पर आज दबाव डाल रही हैं प्रदीप, आखिरी 2 मिनटों में पावर कंपनियों को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि पावर ग्रिड एक टॉप लूजर साबित हुआ है। इसका भार रिलायंस पावर, NTPC जैसी कंपनियों पर भी पड़ता हुआ दिखाई दिया है। तो ये पूरा पैक है जहां पर काफ़ी कमजोरी आज के सत्र में। सर्वेंद्र, क्या फिलहाल ट्रिगर दिख रहा है आपको चार्ट पर पावर ग्रिड में? हर्षिता जी, इसमें आज का जो लास्ट 3-4 दिन का सेशंस है उसकी एक बहुत टाइट सी रेंज रही है, करीब 173 से लेके ऊपर में 178, 180 तक, और अब इसमें क्लियरली मोमेंटम डीके दिख रहा है। अपर लेवल्स पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। तो मेरा तो मानना ये है कि एक बार ये नीचे में 165, 170 के लेवल्स नीचे में ये स्टॉक दिखा सकता है। 180 के ऊपर जाके ये टिक पाएगा ऐसा कहना अभी तो मुश्किल है, और मुझे लगता नहीं कि 180 के ऊपर ये अभी टिक पाएगा ये। ओके, चलिए आखिरी मिनटों में हम आ चुके हैं और 8540 के करीब 8530 का लेवल जिस पर मेरी खास तौर पे सुबह से नज़र थी वो हमने बचा रखा है और उम्मीद करेंगे कि फाइनल फिगर भी इसके ऊपर का ही आएगा। हालांकि देखना होगा आगे ग्लोबल मार्केट्स कल के लिए क्या संकेत देते हैं, क्योंकि आज हमने काफ़ी पिटाई लेकिन देख लिए। इनफैक्ट आप अगर हमारा फियर एंड ग्रीड मीटर देखें, मेरा ख्याल है पिछले महीने भर का सबसे कमज़ोर आंकड़ा आज ये आपको मीटर दिखा रहा है। आज इनफैक्ट देखिए 40 के भी नीचे आ गया है, 37 पे। ये 50 के नीचे ही नहीं आता था, क्योंकि जिस दिन सेंसेक्स या निफ्टी गिरे भी मिड कैप्स में इतनी अच्छी बाइंग चलती थी और टर्नओवर पूरा का पूरा बाइंग की तरफ होता था, इसलिए गिरता नहीं था। पहली बार अब पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि बिकवाली रियल सेलिंग आ रही है। रियल सेलिंग से मेरा मतलब है कि जो स्टॉक गिर रहे हैं बड़े वॉल्यूम के साथ गिर रहे हैं, जैसे आज आप लॉजिस्टिक्स में देख रहे हैं, जैसे आज आप NBFCs में देख रहे हैं, जैसे आज आप शुगर में देख रहे हैं। मिड कैप्स की रैली पहली बार एक रिवर्सल दिखा रही है। ये सबूत अब हमें मिला है। अब जी हाँ, और यही वजह है कि 260 अंकों की गिरावट उस इंडेक्स में देखने को मिल रही है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा धुलाई होती हुई अनफॉर्चुनेटली आज दिग्गजों में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। तो आपको बता दें पहले कौन से काउंटर्स रहे हैं जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा भार बढ़ा है आज दिग्गजों में। भेल 3% तक का नुकसान, 3% से ज़्यादा की गिरावट इनफैक्ट। ITC, टाटा मोटर्स का DVR, मारुति, आयशर और बिंदो फार्मा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर 2 से 3.5% तक की गिरावट आज के सत्र में बनती हुई दिखाई दी है। लेकिन ज़्यादा मार, जैसे प्रदीप ने मेंशन किया, मिड कैप कंपनियों में लॉजिस्टिक स्टॉक्स के बुरे हाल, 5 से 6% का नुकसान हमने देखा है। गति, पटेल इंटीग्रेटेड, स्नोमन जैसी कंपनियों में आता हुआ। रियल्टी कंपनियों के लिए आज आखिरी आधे घंटे में ज़्यादा बिकवाली बढ़ती हुई दिखाई दी है। इंडिया बुल्स रियल उसका एक स्टार्क एग्जाम्पल है जिसमें 6% की गिरावट के साथ दिन की समाप्ति होती हुई। HDIL, यूनिटेक भी इस लिस्ट में आप शामिल कर सकते हैं। और पिछले कई दिनों में जो अच्छी तेजी दिखा रहे थे ऑटो एंसिलरीज में, उसमें आप देखेंगे प्रिकॉलिक स्टॉक जो काफ़ी करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया है। मदसन सुमी में एक बड़ा करेक्शन आता हुआ। एमटेक ग्रुप में हमने देखा तमाम कंपनियों में सेल साइड की पोजीशंस एक्टिव होती हुई दिखाई दी। तो आज का दिन लार्जली काफ़ी कमज़ोर रहा है बाजार के लिए और ग्लोबल मार्केट्स ने जो निराश किया उसका ज़्यादा प्रेशर। हालांकि थोड़ी सी खरीदारी चुनिंदा फार्मा और एक शाइनिंग स्टॉक जो है टेक प्ले का, वो है HCL टेक्नोलॉजीज, 3% ऊपर इस मार्केट में। बिल्कुल, हालांकि आज हम हर रोज़ की तरह 2:30 बजे चार्ट नहीं देख पाए, और लेकिन जिस नज़रिए से मैं फिलहाल मार्केट को देख रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की आज की जो क्लोजिंग है वो बेहद इंटरेस्टिंग है। अहम लेवल्स पर आकर के बंद हुआ है। निफ्टी बैंक आप देखिए पिछले 3 हफ्ते से
जो लोज हैं उन लेवल्स के करीब आकर फिर से बंद हुआ है, तो ये रेंज तोड़ेगा ऐसी उम्मीद आपको यहाँ पे नहीं करनी चाहिए फिलहाल, जब तक कि ग्लोबल मार्केट्स बहुत दबाव ना दिखाएं। और निफ्टी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मल्टीपल सपोर्ट एरिया है जहाँ पर पहुँच गया है, तो हो सकता है यहाँ से 10, 20, 25 पॉइंट का एक दायरा आप देखकर चले और यहाँ से एक बार की उछाल आना चाहिए। जिस तरह से हमने गिरावट देखी और जब हम बात कर रहे थे हमारे फेयर एंड ग्रीड मीटर की, वो अक्सर ऑसिलेटर की तरह काम करता है, यानी जब काफ़ी नीचे आ जाए तो वहाँ से एक बाउंस आता है, काफ़ी ऊपर चला जाए तो वहाँ से एक इनफैक्ट हम गिरावट आते हुए देखते हैं। हालांकि हमारे दोनों एक्सपर्ट्स आज अलग अलग तरफ की राय दे रहे हैं। सर्वेंद्र, आपको क्या लगता है कि आपने जैसे कि कहा कि आप एक रेंज को प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिर में जो गिरावट आई क्या उससे आपको निराशा हुई है या आप होपफुल हैं अभी? नहीं, बिल्कुल आई थिंक रेंज के लोअर एंड पे आ गई है और रेंज को थोड़ा सा विप्सॉ भी कर दिया है। सो मैंने अगर टू बी ऑनेस्ट, अगर हमने जो लेवल्स देखे थे 8544 वो थोड़े से विप्सॉ हो गए लास्ट में। बट जैसे कि आपने राइटली पॉइंट किया, अगर थोड़े से एवरेजेस जो लोग एवरेजेस के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, तो अगर देखें तो 21 डे एक्सपोनेंशियल करीब 8530 पे है। तो मेरे लिए भी मानना ये है कि जब तक 8530 डिसाइसिवली ब्रेक होकर उसके नीचे क्लोज नहीं आ जाता है, तो जैसे कि आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि ये नहीं मान लेना चाहिए कि रेंज नीचे टूट गई है। एक स्टॉप लॉस और एक व्यू में डेफिनेटली एक डिफरेंस होता है। अगर किसी चीज़ का अगर एक स्टॉप लॉस हो गया है, उसका ये मतलब नहीं है कि उसमें व्यू भी चेंज हो गया है। सो व्यू अभी भी यही इंटैक्ट है कि 8530 का जब तक नीचे डिसाइसिव ब्रेक नहीं करता है, तब तक ये ओवरऑल रेंज यही है, करीब 8540, 8550 से लेके 8730 तक। डिसाइसिव ब्रेक इस रेंज का नीचे हो जाएगा, देन ये बोल सकते हैं कि हाँ 200-250 पॉइंट नीचे की तरफ अब बाजार में डाउनसाइड ओपन अप हो गया है, एंड देन वी कैन से कि हाँ टारगेट्स अराउंड 82-8300 टारगेट्स उस रेंज में आएंगे। तो मेरा मानना है कि उस ट्रेड को करने के लिए मैं अभी भी एक दिन पीछे हूँ। शायद अगर वो ट्रेड है तो कल आएगा और कल की क्लोजिंग इंटरेस्टिंग होगी। शायद है नहीं, जो फनी कह रहे थे शुरुआत में वो बात ही सही है कि ग्लोबल मार्केट्स पे हम पूरी तरह आश्रित हैं और आज डाउ क्या करेगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो भी धीरे धीरे थकान दिखा रहा है। वहाँ बड़ा क्रैक आया तो फिर हमारे लिए बचना मुश्किल, लेकिन अगर वहाँ पे रिवर्सल आया तो हम ज़रूर कल दोनों ही इंडाइसेस को, निफ्टी और बैंक निफ्टी को ऊपर देख सकते हैं। इस वक्त हल्की सी गिरावट के साथ डाउ फ्यूचर्स और S&P फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फणी, मयूरेश, संदीप और सर्वेंद्र। और इसके साथ ही आखिरी सौदा में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर। ब्रेक के बाद आपके लेकर आएंगे मार्केट टॉप 20। नमस्कार।